फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज शादी का दिन था। चारों तरफ जैसे किसी त्योहार का मौसम हो गया था। जाने कितने ही दिनों के बाद ये खुशियां सबके दरवाजे पर आई थी। सब इस खुशी का स्वागत खुले दिल से कर रहे थे। वैसे भी शादी सिंघानियास के पहले बेटे की थी, तो सारे शहर को तो पता लगना ही था। और यहाँ सिंघानिया मेंशन की बात ही अलग थी। आज के दिन सब अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को बात तक करने की फुर्सत नहीं थी। कोई डेकोरेशन वाले का सर खा रहा था तो कोई मंडप वाले को ध्यान की घुट्टी पिला रहा था। जीजू आने वाले मेहमानों का स्वागत अपनी शायरी से कर रहे थे, तो मामी अपनी सहेलियों से सुहाना और उदित की बड़ाई करते थक नहीं रही थी। सुहाना कमरे में रेडी हो रही थी। उसे गौरी पूजा के लिए मंदिर जो जाना था। मेकअप आर्टिस्ट के साथ वंदना और उदित उसके पास थी। सुहाना हर चीज सिंपल तरीके से करना चाहती थी, लेकिन वंदना और उदित कहाँ मानने वाली थी। जल्द ही वंदना और उदित के साथ वो गौरी पूजन करके दोपहर तक वापस आ गई। शाम को 4 बजे से ही दूल्हे और दुल्हन को तैयार किया गया। नील और आदित्य नीरू की ड्रेस फिटिंग चेक कर रहे थे। कुछ ही देर में जीजू भी कमरे में आ गए। असल में जीजू और नीलू मदद कर रहे थे। आदित्य तो हमेशा की तरह बस ऑर्डर दे रहा था। नीरू ने शादी के लिए गोल्डन शेरवानी चूज की थी, जिस पर रेड दुपट्टा और रेड पजामा, साथ में थोड़ा लखनवी टच के लिए जेब में लाल गुलाब। नीरू जब अपना आउटफिट पहनकर रेडी हो गया तो आदित्य के सामने आकर खड़ा हुआ। आदित्य जो फोन में घुसा था, उसने सर ऊपर किया तो देखता ही रह गया। उसको ऐसे घूरते देख नील ने जीजू की ओर देखते हुए उससे पूछा, सब ठीक है ना भाई? जीजू, क्या हुआ साले साहब, कुछ तो बोलिए। आदित्य, जीजू आपने तो इसका मेकओवर ही कर दिया। वो उठकर नीलो के पास आया और उसके कंधे को पकड़कर बोला, भाई भाभी तो तुझे देखकर ही फ्लैट हो जाएंगी आज, वरना मुझे तो लगा था कि भाभी की ब्यूटी को तेरे साथ मेल में लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ना पड़ जाए। यार तू तो हीरो लग रहा है एकदम। आदित्य के ये सब कहने पर नीरू शर्माने लगता है। आदित्य ने उसे शर्माते देखा तो उसे छोड़कर दूर खड़े होकर कहा, ओए अनारकली बस कर, क्या औरतों जैसे शर्मा रहा है? यहाँ हम 3 ही हैं जो तुझे रोज पजामे में देखते हैं। फिर जीजू को देखकर, वैसे जीजू इसके शर्माने की इस अदा को देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये दुपट्टे को उंगली में लपेटकर पैरों के नाखून से जमीन न खुरचने लग गया है। सच कह रहा हूँ, अगर इसने ये हरकत करी तो हमारी इज्जत की लुटिया नाली में डूबती नजर आएगी। फिर वापस नीरो को देखकर, वैसे अगर ये सब करने का मन हो तो बता दियो, पहले ही बता दूंगा भाभी को कि आपका पति आपसे ज्यादा शर्माता है, तो वो एडजस्ट करना सीख जाएगी। आदित्य की बात सुनकर जीजू और नील हंसने लगते हैं। नीरो, हंस लो, अभी कितना हंसना है। जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी उस दिन बताऊंगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आता है। जीजू की ओर देखकर, जीजू ये मुझे ज्ञान दे रहा है, और उदित जी के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर एक शब्द नहीं निकलता इसके मुंह से। आदित्य, बुरा मत मान भाई, तू सच में आज अच्छा लग रहा है। आज तेरी शादी है, खुशी की बात है, क्यों मेरे लिए बद्दुआ मांग रहा है? फिर जीजू की ओर देखकर, अच्छा जीजू, दूल्हा तो तैयार हो चुका है, अब हम जैसे सामान लोग भी तो तैयार हो जाएं, क्या बुराई है? जीजू, जरूर साले साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? शादी में अगर दूल्हे से ज्यादा डिमांड किसी की होती है तो वो जीजा की होती है, और दूल्हे से थोड़ी कम उसके भाई की होती है। इस हिसाब से हम दोनों को तैयार होना चाहिए। नील, चल भाई, फिर हम भी तेरी बर्बादी के जश्न, मतलब तेरी शादी के लिए तैयार होकर आते हैं थोड़ी देर में। तब तक तू अपनी जिंदगी के आखिरी खुशी के ये चंद लम्हे एंजॉय कर ले, क्या पता मौका कल मिले ना मिले। नीरो नील को पिलो मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तब तक वो तीनों कमरे के बाहर निकल चुके होते हैं। नीरो अपने कमरे में वापस आकर खुद आईने के सामने खड़े होकर देखते हुए कहता है, वैसे सच कहा आदि ने, आज मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ। नीरो मिरर में देखकर खुद की तारीफ कर रहा था, तभी पीछे से आदि चुपके से वापस कमरे में आकर बोला, भाई एकदम दुल्हन वाली एक्टिंग कर रहा है तू, स्टेज पर भी यही परफॉर्मेंस बरकरार रखना। शाबाश मेरे चीते, किसी की नजर न लगे। आदित्य नजर उतारने का इशारा करता है और वहां से चला जाता है। नीरो, चलो
कोई तो वजह मिली इसे हंसने की। जाने कितने वक्त बाद ये ऐसे खुलकर हंस रहा है। भगवान ये खुशी ऐसे ही बनाए रखना। ये सब उदित की वजह से हो रहा है। सही कहती थी दीदी, उसके कदम हमारी जिंदगी में बहुत शुभ है। ऐसा कहकर नीरो अपनी पगड़ी ठीक करने लगता है। तभी वंदना कमरे में आती है। उसके साथ में आकाश, नानी और मामी भी होती है। वंदना के हाथ में कुंदन का एक हार है जो सिंघानिया परिवार की परंपरा के अनुसार होने वाले दूल्हे को उसकी बहन पहनाती है। वंदना वो हार नीरो को पहनाती है। उस हार के पहनते ही नीरो और भी बेहतरीन लगने लगता है। वो इतना अच्छा लग रहा था कि उसे देखकर नानी और मामी उसकी नजर उतारने लगती हैं। आकाश, वाओ बिग ब्रो, आप कितने अच्छे लग रहे हो। दादी बोल रही थी कि ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि दूल्हा ये हार जरूर पहनता है। अब आपने इसे पहना है तो ये बताओ, क्या अब हार आपके ही पास रहेगा? लेकिन अगर ये आपके पास रहा तो फिर मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगा? और अगर मैंने इसे नहीं पहना तो खानदान की परंपरा प्रतिष्ठा का क्या होगा? आकाश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वंदना प्यार से उसके गाल खींचकर, यही पहनेंगे आप भी, क्योंकि ये खानदानी है। छोटे के शादी के बाद इसे वापस नानी को दे देंगे, इसलिए इतना मत सोचिए और ये मूवीज देखना थोड़ा कम कर दीजिए, वरना हम आपके अनुशासन का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। आकाश, दे यार, मेरे कानों को तो मत खींचिए। भाई की शादी में इंप्रेशन खराब मत कीजिए। और अगर ये हार नीरो भाई लौटा देंगे तब तो ठीक है बिग ब्रो, वरना मैं सोच रहा था कि मैं अपनी शादी में बिना हार के कितना बुरा लगूंगा। आकाश की इस बात पर एक बार फिर सबने हंसने लगे। दिल्ली पुलिस स्टेशन। टिया को अभी लॉकअप में नहीं रखा था। वो पुलिस कस्टडी में ही थी, लेकिन उसके पापा इस वक्त लॉकअप में थे। उन्हें ऐसे देखकर टिया का गुस्से में बुरा हाल है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर किसी को फोन करती है। इसके फोन करने के लगभग आधे घंटे के बाद ही एक 25-26 साल का लड़का कार से उतरकर अपनी आंखों से ग्लासेस उतारते हुए पहले इधर उधर देखता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में चला जाता है। एट्रैक्टिव पर्सनालिटी, गोरा रंग, स्टाइल में कटे बाल, हाथ में माँ का नाम का बड़ा सा डिजाइन वाला टैटू, बड़ी बड़ी आंखें इतनी प्यारी कि कोई पहली ही बार में उनमें खो जाए। नाम है लक्ष्य माहेश्वरी। आदित्य और टिया का कॉमन फ्रेंड, एक मशहूर लायर और शांतनु का कजिन ब्रदर, जिसे टिया ने अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। लक्ष्य को तो ये पता ही नहीं था कि टिया ने आदित्य के साथ क्या किया है। उसे तो टिया ने बस इतना बताया था कि जो हुआ था गलती से हुआ था, उसका ऐसा कुछ करने का इंटेंशन नहीं था। ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो आदित्य को हुई थी। लक्ष्य जानता था कि टिया शुरू से ही आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन जब टिया ने कहा कि वो अपनी गलती सुधारना चाहती है और इसमें उसे लक्ष्य की मदद चाहिए, टिया ने लक्ष्य से कहा था कि अब वो समझ चुकी है कि आदित्य उसका कभी नहीं हो सकता। साथ ही वो जानती है कि आदित्य ने अगर एक बार ठान लिया है कि उसे टिया की बात नहीं सुननी तो वो नहीं सुनेगा, इसलिए उसने लक्ष्य को यहाँ बुलाया है। इसके अलावा वो नीरो की शादी भी अटेंड करने आया था, तो सोचा टिया की मदद भी कर ले। लक्ष्य ने कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और टिया को टेम्परेरी बेल मिल गई। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि टिया पर इरादतन हमला करने का केस लगा था। लक्ष्य, बाहर आकर दोबारा ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अभी ये मामला क्लियर नहीं है। वैसे तो मैंने अभी बेल की प्रोसीजर कंप्लीट कर दी है, लेकिन इस केस के बारे में जानने के लिए मुझे आदित्य से बात करनी होगी। अगर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर गलती तुम्हारी हुई तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम जानती हो आदित्य ने अगर कुछ किया है तो बिना सबूतों के तो नहीं किया है। मैं तुम पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता। यहाँ जानती हूँ वकील जो ठहरे तुम तो सबूतों को भी 5 बार चेक करने वाले हो। अब मैं चलती हूँ। लक्ष्य, ठीक है, मुझे भी जल्द से जल्द आदित्य, नीरो और भाई भाभी से मिलना है। लक्ष्य पुलिस स्टेशन से सीधे सिंघानिया मिशन के लिए निकल जाता है। उसे जाते देख टिया मन ही मन कहती, जाओ तुम आदित्य से सच्चाई पता करो, तब तक मैं उस चीप क्लास लड़की की अकल ठिकाने लगाने के इंतजाम करती हूँ। तुमने मुझे बेल दिलाई है, ये मेरी दोस्ती की कीमत थी, लेकिन इसलिए तुम बहुत पछताने वाले हो, माफ करना। लेकिन दोस्ती मैं अपने फायदे वालों से ही करती हूँ, और इस वक्त तुमसे ज्यादा फायदा मैं और किससे ले सकती थी। टिया अपने मन में बदले की बात लेकर कुछ ऐसा करने वाली थी कि उदित के लिए बहुत बुरा होने वाला था। यहाँ लक्ष्य सिंघानिया मिशन में पहुंचता है।
बाहर से सिंघानिया में से सजावट देख उसके मुंह से निकला, यार घर को इस खूबसूरती से सजाया है तो नीरो और भाभी तो क्या ही लग रहे होंगे। उनसे मिलने के लिए वो इतना उतावला हो जाता है कि भागते हुए जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, सामने से उदित उसे दिखाई नहीं देती है और उससे टकरा जाता है। वो तो संभल जाता है पर उदित फूल की टोकरी को संभलने के चक्कर में फिसल कर गिरने ही वाली होती है, लेकिन उदित के गिरने से पहले लक्ष्य उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लेता है। झटके से गिरने की वजह से उदित का जूड़ा, जो इसने बिना रिबन के ऐसे ही बांधा था, वो खुल जाता है। उदित के सारे बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। ये कम रहता है तभी मोगरे के फूल जो ऊपर की ओर उछले थे, वो दोनों के ऊपर आ जाते हैं। उदित खुद को संभाल के खड़ी होने वाली होती है कि फूलों के चेहरे पर गिरने के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती है और एक बार फिर वो लक्ष्य की बाहों में गिर पड़ती है। सब इतनी जल्दी में होता है कि लक्ष्य को समझ ही नहीं पाता है। वो एक हाथ से उदित को संभालने की कोशिश करने लगता है, तभी होठों और आंखों पर गिरे फूलों की झटकती हुई उदित बोली, एक्सीलेंट, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इतना कहकर उदित जल्दी से लच्ची के हाथ से खुद को छुड़ाती है और नीचे गिरे फूलों को उठाने लगती है। अब तक तो लक्ष्य खोया हुआ ही था, लेकिन उदित के झटकने की वजह से वो अब होश में आया। वो उदित का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सुनहरे बाल पूरे चेहरे पर आ जाते हैं और लक्ष्य उसे देख नहीं पाता। उदित बड़बड़ाते हुए, यार हमें तो लगता है शादी के दिन आधे से ज्यादा लोग अंधे हो गए हैं। हमारे सारे फूल गिरा दिए, कितनी मुश्किल से हम ये फ्रेश मोगरे मिले थे। अब हम गजरा कैसे बनाएंगे? कितने बेशर्म है, गलती करके सॉरी भी नहीं बोलते हैं। हमें पकड़ने की बजाय हमारी फूलों की टोकरी पकड़ लेते तो क्या हो जाता? कौन सी हाइट कम हो जाती? हालांकि उदित लक्ष्य को डांट रही थी, पर इतने प्यार से कि किसी को बुरा ना लगे। लक्ष्य नीचे बैठा और फूलों को उठाते हुए, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मैं अभी आपके लिए गजरा मंगवा देता। लक्ष्य ने जब सॉरी कहा तो उदित ने उसकी ओर देखा। लक्ष्य उदित को देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी कत्थई आंखें जो बिना बोले ही बहुत बातें करती है। उन्हें देखकर लक्ष्य अपनी सुध खो बैठा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। जो इंसान अनजानों से बात तक नहीं करता, उसके हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ गए। लक्ष्य, हाय, आई एम लक्ष्य माहेश्वरी, आदित्य का बेस्ट फ्रेंड। उदित हाथ जोड़कर, और हम उदित, सॉरी, थोड़ा ज़्यादा बोल गए। वो हमें दी के लिए गजरा बनाना था और सारे फूल गिर गए। कभी कभी हम जिसमें कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, इसलिए हमारी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। लक्ष्य बस उदित को देखे जा रहा था। उदित को जब लगा वो उसकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके सामने जोर से चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ ध्यान है आपका? हमने कहा हमारी बातों को दिल से मत लगाइएगा। लक्ष्य, हाँ सुना मैंने, वैसे भी आप डांट इतने प्यार से रही हैं कि कोई चाह कर भी बुरा नहीं मान सकता है। आप रुकिए, मैं आपके लिए दूसरा मंगवा देता हूँ। लक्ष्य किसी को कॉल करता है और गजरे लाने को कहता है। तभी आदित्य को ऊपर से लक्ष्य दिखाई देता है। आदित्य जोर से दौड़ता हुआ नीचे आता है और जोर से लक्ष्य के गले लग जाता है। लक्ष्य उसे गले लगाते हुए, भाई बड़ा खुश लग रहा है, कुछ अलग ही शादी लग रहा है। मुझे तो एक बारगी को लगा कहीं नीरो का बोल के तेरी शादी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर याद आया आदित्य सिंघानिया और शादी, ये तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। आदित्य उदित को देखते हुए, भाई प्यार का असर है, तेरे भाई को प्यार हो गया। लक्ष्य, सच कहा भाई, प्यार तो है ही है प्यारी चीज। तुझे तो ये बात मैं कॉलेज टाइम में ही बता रहा हूँ। खैर चल, समझ आ गया तेरे, वही बड़ी बात है। वैसे मुझे मिलवाएगा नहीं उससे जिसने स्टोन हार्ट को मोम बना दिया? आदित्य, अभी तो जिससे बात, आदित्य आगे बोल ही नहीं पाया था तभी ऊपर से आकाश ने आवाज दी तो आदित्य लक्ष्य को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर लक्ष्य देखता है कि नीरव आईने के सामने खड़ा होकर शेरवानी पर ब्रॉच लगा रहा था। लक्ष्य, ओए होए दूल्हे राजा, हम पर भी ध्यान दे दो, बड़ी दूर से आए हैं। नीरो ने लक्ष्य को देखा और दौड़कर गले लग गया। फिर उसके पेट पर एक पंच कर दी। नौटंकी, तूने तो कहा कि तेरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तू आज शादी में नहीं आएगा? ऐसे कैसे नहीं आता? तेरी शादी थी नीर, नहीं आता तो तू जिंदगी भर लड़कियों जैसे चिढ़ाता और फिर हो सकता है कि तेरी शादी में मेरे भी भाग जग जाए, ये वकील भी अपनी मैडम लेकर ही जाए। नीरू, चल ठीक है, ढूंढ ले, हो सकता है जिसे ठीक से ना दिखाई दे वो पसंद कर ले तुझे। कोई दिखी वैसे? लच, दिखी तो एक बहुत प्यारी थी, देखता ही रह गया मैं तो।
लग रहा था कि मिस्टर लक्ष्य माहेश्वरी, जो अब तक एक भी केस नहीं हारा, ये दिल का केस हार जाएगा। नीरो, तब तो ठीक है, न्यू हिस्ट्री बनेगी फिर, तीनों दोस्तों की लव मैरिज। लक्ष्य आदित्य को देखकर, नीर ये बता, मेरा तेरा तो ठीक है, पर इस खड़ूस को किसने पसंद कर लिया? उसकी आंखें तो ठीक है ना? नीर, भाई आंखें तो बहुत प्यारी है उसकी। पहले मैंने भी यही सोचा था, फिर जब लड़की को देखा तो समझ आया वो सुधार देगी इस खड़ूस को। आदित्य, मतलब मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि कोई मुझे पसंद ना करे? नीरो, नहीं भाई, हमें तेरी खूबसूरती पर कोई डाउट नहीं है, हम तो तेरे बिहेवियर की बात कर रहे हैं। आदित्य, हाँ तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आदित्य के बोलने पर दोनों उसे देखने लगते। आदित्य, मतलब ज्यादा आता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है, पूछ ले नीरो से, अब मैं एक साधु इंसान बन चुका हूँ। लक्ष्य नीरो की ओर देखता है, नीरो नाम में सर हिला देता है। आदित्य पास पड़ी पिलो को नीरो के ऊपर फेंकती हुई, झूठे इंसान, इसके आते ही पार्टी बदल ली। नीरो छुप जाता है और पिलो कमरे के बाहर आती हुई बन्ना के सर पर लगती। बन्ना, ये क्या हो रहा है? आप लोग बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? बन्ना को आते देख लक्ष्य गेट के पीछे छिप जाता है। बन्ना, ये क्या हाल बना रखा है कमरे में? छोटे, आपकी शादी है आज, लेकिन लगता है हमें कमरे को पानीपत के युद्ध में बदल दिया है। अब तो सुधर जाइए आप लोग, बीबी के सामने डांट खाते अच्छे लगोगे क्या? कम से कम अब तो ये बच्चों जैसी हरकतें बंद कीजिए, वरना सुहाना आपको कमरे से निकाल देगी। बन्ना बिना रुके डांट रही थी और नीरो गुस्से में आदित्य को देख रहा था, जो चुपके से हंस रहा था। बन्ना, छोटे, हम इधर बोल रहे हैं, आप आदि को क्यों देख रहे हैं? कहती हुए वंदना नीरो की तरफ बढ़ती है, तभी लक्ष्य कालीन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वंदना का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो पीछे की तरफ गिरने की होती है। ये देख नीरो और आदित्य उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन तब तक पीछे से निकलकर लक्ष्य उसे पकड़ लेता है। वंदना गिरने के डर से आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य, नूरजहां, मुझे पता है आप मेरी ही बाहों में गिरोगे। वैसे कयामत लग रही हो आज, गिरना तो मुझे चाहिए था। वंदना इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर आंखें खोल देती है। सामने लक्ष्य को देखकर वंदना खुश हो जाती है। अगले ही पल वो उसके कानों को पकड़कर कहती है, अच्छा जी, तो आप हैं इन शरारतों के पीछे, रुकिए, आपको हम अभी नूरजहां के सलीम से मिलवाते हैं, आइए। वंदना लक्ष्य के कानों को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगती है, तो लक्ष्य नीरो और आदित्य से उसे छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आता है, बल्कि दोनों हंसने लगते हैं। लक्ष्य वंदना के गालों को छूकर, मेरी प्यारी भाभी हो ना आप, प्लीज छोड़ दो। वंदना कान छोड़ देती है, तो लक्ष्य उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चलते हुए बोला, क्यों हम दोनों के बीच भाई को ला रही हो आप? चलो हम दोनों अपना मामला बिना भाई के ही निपटा लेते हैं। कहते हुए लक्ष्य वंदना के गालों पर एक किस कर देता है। वंदना, बहुत शरारती हो गए आप लक्ष्य, और आप हमेशा से वही वर्ल्ड की बेस्ट भाभी, मिस यू सो मच भाभी, कहकर लक्ष्य वंदना को गले लगा लेता है। आदित्य और नीरो, कैसा झूठा इंसान है देखो, अभी बोल रहा था मुझे मिस किया, अब देखो ही बटरिंग कर रहा है, सारी वकालत दी पर ही आजमा लेगा क्या? जीजू, कौन किसको बटरिंग कर रहा है साले साहब? नीरो, लक्ष्य माहेश्वरी हमारी दी को अपनी साइड कर रहे हैं। जीजू, कोई नहीं, आप उनके भाई को अपनी साइड कर लो। आदित्य और नीरो जीजू के गले लगते हुए, जीजू तो हमारे ही हैं, पर हम इसके जैसे नहीं हैं, जाओ जीजू एक बार गले लग जाओ इसके। लक्ष्य दौड़कर शांतनु को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीजू प्यार से लक्ष्य के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, वकील की आंखों में आंसू सुनते ही करते बच्चे। लक्ष्य, मैं आपका शेर भाई हूँ, रोऊंगा क्यों? जीजू, अच्छा, तो जनाब ने वकालत के सारे गुण सीख लिए, भाई से झूठ, हमसे बड़े वकील जो हो गए हैं। लक्ष्य वापस गले लगते हुए, आपसे बड़ा वकील तो कभी नहीं बन सकता भाई। उदित, जो बहुत देर से गेट पर खड़ी है सब देख रही थी, उससे अब रहा नहीं गया। उदित, अगर ये भरत हनुमान मिलाप खत्म हो गया हो तो आप सब तैयार हो जाएंगे। शाम के 5 बज रहे हैं। फिर नीरो को देखकर, वाह जीजू, आप तो एकदम लखनऊ के नवाब लग रहे हो। उदित नीरो की नजर उतारती है और अपनी उंगली को जीभ से लगाकर नीरो के कान के पीछे लगा देती है। आदित्य, ये क्या किया तुमने? उदित, इससे नजर नहीं लगती। आदित्य, अच्छा तो ठीक है, पूरे घर के लोगों की लाल लगवा दो इसे, कभी नजर नहीं लगेगी। उदित, जब जीजू को हमारे ऐसा करने से प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बीच में फन्ने खान बन रहे हैं? चुप रहिए ना थोड़ा, सबके मामले में घुसने की अलग ही खुजली है आपको। वैसे रही बात आपकी, तो आपकी नज़र कोई नहीं उतारेगा, ठीक है? आदित्य, उसे प्रॉब्लम भी हो रही होगी,
तो नहीं बोलेगा, वो ऐसा ही है। उदित, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो वो हमसे बोल देते, हम उन्हें सूली नहीं चढ़ा देंगे। आदित्य, सूली से ज्यादा तकलीफ दे तुम्हारे आंसू हैं, जो बहने के लिए तैयार रहते हैं। उदित, तो हम आपको नहीं बुलाते उन्हें पोंछने के लिए। आदित्य, पता है नहीं बुलाती हूँ, आना पड़ता है, भाई की शादी हो और हम मेहमानों को तकलीफ नहीं होने देते। सब दोनों की लड़ाई देख रहे थे और लच उदित को। तभी नीरो जोर से दोनों को चुप रहने को कहता है। नीरो, अगर दोनों में से अब कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस करो। लच, बोलने दो ना, कितना अच्छा बोल रही है। जीजू, इसे क्या हो गया? वैसे तो कोई जोर से बोल दे तो इसे शोर लगता है, और आज ये महाभारत इसे अच्छी लग रही है। लच, भाई प्यार, सब साथ में क्या? लच, मतलब लड़ाई नहीं है, ये तो प्यार की लड़ाई है। आदित्य, ओ आप समझे। वैसे उदित है नीरो की साली। उदित, हम मिल चुके हैं। आदित्य थोड़ा घबरा कर, कब, कहाँ? उदित, अभी बाहर। अब आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए। फिर लच को देखकर, आप भी आ रहे हैं ना? लच, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, आप आगे चलिए, हम आते हैं पीछे पीछे। लच की बातें सुनकर उदित को हंसी आ जाते हैं। उदित वंदना से, चलिए दी, आपको भी तो रेडी होना होगा। उदित और वंदना बाहर जाती हैं। लच की नज़र उदित को तब तक देखती है जब तक वो दिखती है। लच, कितनी स्वीट है ये। नीरो, तीखी मिर्ची है। लच, वो तो देखा अभी, कैसे आदित्य राय सिंघानिया से पंगे ले रही थी। आदित्य, हक है उसका, ले सकती है वो पंगे। लच, मतलब? आदित्य, भाई की साली जो ठहरी है कि नहीं। लच, बात तो सही है। दोनों जोर से हंसते हैं और तैयार होने चले जाते हैं। बहुत खुशी थी सबके चेहरों पर, सिवाय उस इंसान के जो दूर से खड़ा होकर सिंघानिया मेंशन को घूर रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था कि उसका बस चले तो वो आग ही लगा दे वहां।